जय हिंद साथियों हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग करीब 3 चैप्टर पढ़ चुके थे। यांत्रिकी हो गया था और ऊष्मा और साउंड हो चुका था। ठीक है, ये है चौथा चैप्टर साथियों, विद्युत। ठीक है, इसमें जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं और इससे पहले जितना भी वीडियो मैंने डाला है नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को शेयर करना है और शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं इस चैप्टर में कितना सवाल दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए साथियों, इस चैप्टर का पहला सवाल में बोला गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है साथियों, ऋणावेश हो जाती है, बी है धनावेश हो जाती है, सी है उदासीन रहती है और डी पहले ऋणावेश होती है और फिर धनावेश होती है। ठीक है, तो इसमें सवाल जो बोला है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर होगा साथियों बी नंबर हो जाएगा, धनावेशित हो जाती है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और आपको बता दें कि मेरे आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं, किशन ग्लोबल स्टडीज़ से ही चलता है, तो फॉलो जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट साथियों, इस चैप्टर में करीब से करीब 100 से ऊपर सवाल है। ठीक है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को शेयर करना है और शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके जो होते हैं क्या होते हैं, उसके साथियों बाहरी पृष्ठ पर रहता है। क्या रहता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित क्या है साथियों, मेरा है कूलॉम का नियम। बी नंबर क्या है, कूलॉम का नियम है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है वो है कूलॉम का नियम। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो आवेशों के मध्य, ठीक है, दूरी को आधा कर दिया जाए साथियों, तो उनके मध्य विद्युत का बल का मान जो होगा वह क्या होगा ये बताना है। तो विद्युत बल का मान साथियों चौगुना हो जाएगा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, समान आवेशों में होता है। समान आवेशों में क्या होता है साथियों, तो समान आवेशों में विकर्षण होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की बाल से रगड़ते हैं। ठीक है, क्या बोला है साथियों, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एनोनाइट की छड़ में जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, तो साथियों ऋणावेशित हो जाती है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का जब आवेशन होता है तो किसके स्थानांतरण के कारण होता है साथियों, मेरा इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे। सुरक्षित रहने के लिए साथियों कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को साथियों हम क्या बोलेंगे, तो इस नियम का नाम है कूलॉम का नियम। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा गया उन बिंदुओं की दूरी को हम क्या बोलेंगे। उन बिंदुओं की दूरी को साथियों विभवांतर बोला जाता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है साथियों, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है साथियों? तो मेरा हो जाएगा चांदी जो है वो मेरा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अति चालक का लक्षण है। अति चालक का क्या लक्षण है? तो अति चालक का लक्षण साथियों उच्च प्रागम्यता। क्या है? उच्च प्रागम्यता। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है ये बताना है। अर्धचालक साथियों मेरा आर्सेनिक नहीं है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्ध मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो किसके कारण हो सकता है साथियों? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरा डी नंबर अर्धचालक। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कि ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों विद्युत चालक पर जो प्रभाव पड़ेगा मेरा ए नंबर हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालक घटेगा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसका जो प्रयोग किया गया है इसमें डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ठीक है, इसलिए तांबा का मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से जो होता है साथियों मेरा होता है एम्पियर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे साथियों? उसको हम बोलेंगे समान विभव पर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा के किसके द्वारा मतलब बदला जा सकता है? किसके द्वारा बदला जा सकता है साथियों? तो रेक्टिफायर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का दृष्ट धारा में उसको बदला जा सकता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कीय किया जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है साथियों कि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ठीक है, तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग है। विद्युत उपकरण में अर्थ का जो उपयोग होता है साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का जो उपयोग होता है साथियों इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होएगा, सुरक्षा के लिए। ठीक है, उपयोग किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट की जो प्रतिरोधकता होती है साथियों वो कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा साथियों करेक्ट सी नंबर होगा, असीमित होती है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजीय योग होता है वह क्या होता है? बीजीय योग साथियों मेरा शून्य होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसमें बताना साथियों कितनी धारा प्रवाहित होगी। इसका आंसर बी हो जाएगा 0.25 एम्पियर। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है साथियों? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि होते हैं तो किस रूप में लगे होते हैं ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो साथियों वह लगा होता है समांतर क्रम में। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में समीकरण I/V/R बनाया जो वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? कौन दर्शाता है संबंध को साथियों? जॉर्ज साइमन ओम ने बनाया था। ठीक है, तो कितनी इसमें बनाया था ये पूछा गया, तो इसका ईस्वी था साथियों 1827 में बनाया था। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, क्योंकि जितना भी सवाल होगा एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि यदि
किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा क्या होगा? उसका प्रतिरोध साथियों 16 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी, ठीक है, विभवांतर भी उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है। यदि तार का तापमान समान रहे, इस नियम को क्या कहा जाएगा? अगर तार का तापमान समान रहे तो उस नियम को क्या बोलेंगे साथियों? तो उस नियम का नाम है ओम का नियम। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है साथियों, ये बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है साथियों, क्या होता है? ओम मीटर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, अब तार का प्रतिरोध क्या होगा साथियों? तो पहले का दुगुना हो जाएगा। क्या होगा? पहले का दुगुना। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है, तो सी नंबर हो जाएगा साथियों अमोनियम क्लोराइड। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है कि शुष्क सेल से संबंधित निम्नलिखित में से सुलेमित करना, मतलब एक दूसरे के साथ मिलान करना है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मिलान करना। ठीक है, तो ए नंबर जो है मेरा साथियों वो मिल रहा है 2 से, तो ऋण इलेक्ट्रोड जो है मेरा जिंक का बर्तन से है। ठीक है, बी मेरा मिल रहा है ए नंबर से, तो धन इलेक्ट्रोड जो है मेरा कार्बन की छड़ से है। ठीक है, आगे है साथियों, सी नंबर मेरा 3 से मिल रहा है। किससे मेरा? 3 से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है मेरा अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट से मिल रहा है। ठीक है, और विध्रुवक जो है साथियों वह मेरा मिल रहा है 4 से, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से मिल रहा है 4 मेरा, इस तरह करके मिलाया गया है। ठीक है साथियों, आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन जो होता है वह किस प्रकार का होता है, ये बताना है। तो उसमें साथियों होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि शुष्क सेल जो होता है क्या होता है? शुष्क सेल होता है साथियों प्राथमिक सेल होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोला जाता है साथियों, क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यह नियम जो लागू होता है, किस में लागू हो रहा है नियम साथियों? तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम ए नंबर में मेरा लागू हो रहा है। ठीक है, आगे है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुकरणपाती होता है। तो यह नियम किस में लागू हो रहा है साथियों? यह नियम मेरा ओम का नियम होगा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है साथियों? तो मेरा विद्युत अपघटन से है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है साथियों? डैश के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका नाम क्या है? फ्यूज में जो तार बना होता है साथियों उस तार का नाम क्या है बताना। ठीक है, तो उस तार का नाम है साथियों, बी नंबर होएगा गलनांक उसमें कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी सुरक्षित वस्तु बच सकता है, जल नहीं सकता है। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज आ जाने के कारण से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट है कि एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। किन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है साथियों? उस लक्षण को हम क्या बोलेंगे? उस लक्षण का नाम है साथियों सी नंबर उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, बिजली सप्लाई के मैश में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ स्रोत होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है साथियों? तो कथन जो सही है मेरा सी नंबर है, इसका गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार
का उपयोग किया जाता है? एक फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है साथियों, तो सी नंबर रहेगा। सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए क्या किया जाता है? फ्यूज का उपयोग किया जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्यूज का सिद्धांत जो है वो किस में लागू होता है? फ्यूज का सिद्धांत ये बताना है। तो फ्यूज का सिद्धांत लागू होता है साथियों मेरा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनी है। सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है ये बताना है। तार जो बनी होती है साथियों टीन और लेड की मिश्र धातु से बनी होती है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों आपको बोले हैं कि एक ही क्लास में टोटल जितना भी सवाल होगा इसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट है कि एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना चाहिए? कौन सा गुण समूह का होना चाहिए ये बताना है। ठीक है, तो वह साथियों सी होना चाहिए, कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है साथियों वो बना होता है किसका ये बताना है। तो साथियों वो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बल्ब को तोड़ने पर तेज हवा होती है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि किस कारण से होती है साथियों? ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से क्या होती है? प्रवेश होती है, जिसके वजह से अगर बल्ब को तोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है। उसमें क्या होती है? तेज़ी से आवाज़, क्योंकि निर्वात में वायु तेजी से बल्ब जो फटा उसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक है साथियों, ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकल दी जाती है? हवा जो बिजली के अंदर में वो गैस जो बाहर आता है साथियों पूरी तरह से क्यों निकल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए नंबर, टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि अधिक पसंद क्यों की जाती है साथियों? इसका आंसर सी हो जाएगा कि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके वजह से इसको ज़्यादा लोग परिवर्तन करती है। ठीक है, मतलब पसंद करती है क्योंकि उसमें ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि विद्युत बल्ब के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि साथियों उच्च गलनांक होता है, जिसकी वजह से टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है साथियों? उसमें डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त बी और सी दोनों हो जाएगा क्योंकि बी सी में क्या बोला है साथियों कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है और सी में है लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है साथियों? तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा डी नंबर 60 से 70%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। आधारित घरेलू उपकरण जो है साथियों मेरा डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे का प्रयोग होता है। ठीक है, एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा मुक्त होगी साथियों ये बताना है। तो 1 यूनिट ऊर्जा मुक्त होगी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। ठीक है साथियों, ये न्यूमेरिकल का सवाल है। ठीक है, आपको बना के आंसर करना है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है 10 घंटा जलता है। ठीक है, और उसका रेट जो है साथियों 5 प्रति यूनिट दर से विद्युत का खर्च कितना होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा का खपत करेगी? 1 यूनिट 1 किलोवाट बराबर होता है। ठीक है, तो आपको इसका भी आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है बिजली के खपत का जो बिल
किसके मापन पर आधारित है साथियों? किसके मापन पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर। किसके मापन पर आधारित है? तो वोल्टेज के मापन पर आधारित है। इसका जो आंसर होगा मेरा ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे का उपयोग में लाया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट का खपत होगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। आगे नेक्स्ट है साथियों, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तड़ित चालक का आविष्कार जो किया है साथियों वह किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक का जो आविष्कार किया है किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं साथियों वो किससे बनाए जाते हैं? तड़ित चालक। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, तांबे द्वारा बनाया जाता है साथियों तड़ित चालक, जिसको रोका जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि नीचे दिए कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर इसमें देना है। ठीक है, सही उत्तर देना है इसमें। ये ए है और ये आर है। ठीक है, तो इसमें दोनों से कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा साथियों इस चैप्टर से। ठीक है, देखिए सवाल है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? इसका कारण है साथियों सी नंबर, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंदचालक नहीं है? मंदचालक कौन नहीं है साथियों? तो बी नंबर हो जाएगा सेलेनियम। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग किनका होता है साथियों? तो ए नंबर होएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? कौन सा अंकित होता है? ठीक है साथियों, इसमें जो अंकित होता है वह होता है मेरा सी नंबर 6500 केल्विन। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे इस प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे? जब दो या दो से जोड़ा जाता है एक साथ क्रमवार में तो उसको हम बोलेंगे साथियों श्रेणी क्रम। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सवाल है साथियों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है साथियों? तो उस धातु का नाम बताना है। ठीक है, तो उस धातु का नाम है साथियों यूरेनियम। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों। सवाल है, 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध पार्श्व संयोजित है, उसका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा? उसका तुल्य प्रतिरोध जो बराबर होगा साथियों किसके बराबर होगा ये बताना है। ठीक है, तो साथियों यह तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो किसके बराबर होगा? इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होएगा 6 ओम के बराबर होगा। ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से एक ऊंचाई तक कम हो जाता है, तो उस नियम को हम क्या बोलेंगे? उस नियम का नाम क्या है? तो उस नियम का नाम है साथियों कूलॉम का नियम। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है साथियों? तो विद्युत धारा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है? तो बी नंबर होगा साथियों सौर सेल। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो है वो कौन कर सकता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम साथियों वह करता है कौन? तो ये बताना है। तो मेरा सी नंबर हो जाएगा विद्युत मोटर करता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को। तो रासायनिक ऊर्जा को साथी रूपांतरण करता है ए नंबर इलेक्ट्रोसिस द्वारा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? एक बैटरी। इसका आंसर सी हो जाएगा रासायनिक। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, सवाल में बोला गया है कि प्रत्यावर्ती धारा
को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति को कहते हैं, उस युक्ति को हम क्या बोलेंगे? तो उस युक्ति का नाम है साथियों, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होते हैं साथियों? तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करके क्या होता है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो तंतु होती है, क्या होती है प्रदीप्त नली में? तो साथियों उस नली का नाम है जो प्रयोग किया जाता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारावास्प तथा ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन में जोड़ना चाहिए या नहीं, ये बताना है। तो सबसे लंबी पिन में साथियों ए नंबर होएगा आधा सिरे से, क्या है? आधा सिरे से होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सवाल है साथियों कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा साथियों 3.6 10⁻⁶ जूल। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युत्मक तार और काले उदासीन तार का विभवांतर जो होता है कितना होता है? तो उसका विभवांतर साथियों 220 वोल्टेज होता है। ठीक है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग होता है तो किस प्रकार किया जाता है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए चौक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? किससे स्वतंत्र होता है साथियों? तो बी नंबर हो जाएगा दाब से स्वतंत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ को साथियों अतिचालक कहते हैं। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है साथियों, तो बढ़ता जाएगा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में होता है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या होता है साथियों? तो कम दाब पर पारा होता है। क्या होता है? कम दाब पर पारा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? बिजली के पंखे को जो उसका गति को बदलने के लिए प्रयुक्त जो कारण है वो क्या कारण है? तो उस कारण को हम बोलेंगे साथियों रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? रेगुलेटर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे साथियों डी नंबर करेक्ट आंसर होगा धारा के तापन प्रभाव पर। क्या है? धारा के तापन प्रभाव पर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है साथियों? तो 1 वोल्ट जो है मेरा वो होता है 1 जूल कूलॉम के बराबर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? तब साथियों यह फैलता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? जिसका काम क्या है साथियों? डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धारावाही चालक संबंधित है। एक धारावाहिक चालक जो संबंधित है वो किससे है? तो साथियों सी नंबर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है साथियों? तो इसका आंसर होगा डी नंबर ओम मीटर। कौन मानता है? ओम मीटर साथियों। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग जो किया जाता है कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उस उपकरण का नाम है साथियों गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, कुछ ही सवाल बचे हैं। देखिए सवाल है, किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो बी नंबर होएगा साथियों, इसमें आवृत्ति 3 साइकिल्स एस होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट साथियों कुछ ही सवाल बचे हैं इसमें। ठीक है, सवाल है,
देखिए साथियों, सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। देखिए सवाल में बोला गया है कि जब लघु पतन की दिशा घटित होती है तब परिपथ में जो धारा होता है वो क्या होता है। तो परिपथ में धारा, उसमें क्या में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो परिपथ में धारा साथियों पर्याप्त रूप से बढ़ती है, ठीक है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है। विद्युत चालक कौन है साथियों। तो विद्युत चालक जो है मेरा वो है मानव शरीर। क्या है, मानव शरीर क्या है, विद्युत चालक है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युक्त करता है, व्युत्पन्न करता है, ठीक है साथियों। क्या करता है, बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है। तो कौन करता है साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट डी नंबर होगा कूलॉम का नियम, ठीक है। और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का साथियों, सवाल है निम्न में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाली जो अग्रणी थी कौन थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर जेम्स पी जूल। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों आपको बता दें यह चैप्टर था विद्युत से रिलेटेड, टोटल सवाल 101 सवाल था, ठीक है। और आपको मैंने बोला कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो कंप्लीट कर दिया। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि वीडियो शुरू से अंत तक देखा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे